हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, मैं रजनीश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम 30 डे प्लान लेकर चल रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसके लिए, क्योंकि एग्जाम में महज 30 दिन का वक्त बचा हुआ है। तो उसका शुरुआत आज की इस वीडियो से होने वाला है। आज है डे 1 और हम लोग शुरुआत करेंगे एक कॉमन टॉपिक के साथ जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जामों के लिए बहुत ही अहम है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। द टॉपिक इज नन अदर देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। जी हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि नाम से ही पता चलता है कि बहुत बड़े पोएट हैं और लिटरेचर के जितने स्टूडेंट्स हैं वो बखूबी जानते हैं इनका इंपॉर्टेंस क्या है लिटरेचर में। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। सो वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो वीडियो है इसे मैं 2 पार्ट्स में ला रहा हूं। आज जो फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग इनके लाइफ के ऊपर देखेंगे और लाइफ से जुड़े हुए कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इन पर नजर रखेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग इनके द्वारा लिखे गए जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है और उसके इंपॉर्टेंट थीम और राइटिंग स्टाइल पर काम करेंगे। सो देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट बातें। वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ थे और उसमें से कि सबसे पहले में से एक थे, अर्लीस्ट और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले, मतलब ये बहुत खास, बहुत मुख्य रोमांटिक पोएट इनको माना जाता है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि एस टी कॉलरिज के साथ इन्होंने ही मिलकर रोमांटिक एज की शुरुआत की थी इंग्लिश लिटरेचर में। एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, जब हम लोग वर्क्स के बारे में देखेंगे तब हम लोग लिरिकल बैलेट्स के बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फिलहाल ये जान लेते हैं कि एस टी कॉलेज के साथ इन्होंने मिलकर रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। ये एक रोमांटिक पोएट है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जन्म और इनका मृत्यु देखते हैं। बॉर्न 7 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कौन से जगह में? कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, जिसको अभी कम्ब्रिया के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में ये एक जगह है। ठीक है, पहले कम्बरलैंड था, अब वो कम्ब्रिया बन चुका है, जगह का नाम चेंज हो गया और वहाँ पर कॉकरमाउथ नाम के जगह में इनका जन्म होता है। तो प्लेस इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1770। उसी तरह डेथ का जो डेट है 23 अप्रैल है 1850। 23 अप्रैल 1850 इनका डेथ है। और कहाँ पर हुआ? तो राइडल माउंट। राइडल माउंट कई जगह देखिएगा राइडल माउंट सिर्फ लिखा होता है। राइडल माउंट एक्चुअली जगह नहीं है, वो उनका घर का नाम था। ठीक है, राइडल सिर्फ जगह है। राइडल माउंट उनका हाउस है जहाँ पे उनकी डेथ हुई। राइडल वो जगह है जहाँ वो रहते थे, वेस्ट मोरलैंड, जो कि इंग्लैंड में ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों में से। दोनों हम लोगों को करना अच्छे से ज़रूरी है। आइए फैमिली के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन है फैमिली में वर्ड्सवर्थ के। फादर जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि एक लॉयर थे, जिनकी मृत्यु जब वर्ड्सवर्थ सिर्फ 13 ईयर्स के थे तभी हो गई थी। ठीक है, तो ये जॉन वर्ड्सवर्थ नाम याद रखिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ है, जो कि एक लॉयर थे। मदर्स नेम एन कुक्सन वर्ड्सवर्थ। ब्रदर 3 भाई थे, रिचर्ड, जॉन, क्रिस्टोफर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाइयों के नाम, लेकिन सिस्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टर जो है डोरथी वर्ड्सवर्थ, इनके साथ मिलकर वर्ड्सवर्थ ने कई बुक्स लिखे। ठीक है, और दोनों में काफ़ी अच्छा तालमेल था। दोनों ने बहुत सा टाइम स्पेंड किया और वो बहुत फ्रूटफुल टाइम पीरियड था शेक्सपियर के, वर्ड्सवर्थ के करियर का, जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेक्स्ट लिखे। तो डोरथी वर्ड्सवर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिस्टर्स नेम डोरथी वर्ड्सवर्थ। वाइफ मैरी हचिंसन। मैरी हचिंसन वाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सन्स उनके बेटे हैं जॉन थॉमस विलियम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नाम जान लीजिए। डॉटर्स है कैरोलिन वैलन, डोरथी, जिसको डोरा भी बोलते हैं। ठीक है, और कैथरीन। ठीक है, ये डोरथी और डोरा में कंफ्यूज नहीं होना, ये डोरथी इनकी सिस्टर है और ये डोरथी, जिसको डोरा भी बोलते हैं, वो उनकी डॉटर है। ठीक है, तो इसमें से जो 2 डॉटर है वो मैरी हचिंसन से है, विलियम वर्ड्सवर्थ की डॉटर्स, और एक जो है कैरोलिन वैलन,
ये उनकी वाइफ से नहीं है, ये उनके पार्टनर्स में ये जो कैटेगरी रखा हुआ है, ठीक है। ये एनिटे वैलोन, एनिटे वैलोन कौन है पहले देख लेते हैं। एनिटे वैलोन जो है वो जब वर्ड्सवर्थ फ्रांस जाते हैं तब उनसे उनकी मुलाकात होती है। ओके, दे हैड अ लव रिलेशनशिप एंड फ्रॉम देयर रिलेशनशिप दे हैड अ डॉटर। उनके रिलेशनशिप से उन्हें एक डॉटर होती है, एक बेटी होती है जिसका नाम कैरोलिन रखते हैं। तो सरनेम भी देख रहे हैं, एनिटे वैलोन, कैरोलिन वैलोन। तो आपको याद रखना चाहिए कि कैरोलिन वैलोन जो है वो एनिटे वैलोन से हुई वर्ड्सवर्थ की बेटी है। और ये दोनों जो है, ये इनकी जो वाइफ है मैरी हचिंसन, उसके बाद उनकी शादी होती है मैरी हचिंसन से, तब ये डॉटर्स होती हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एनिटे वैलोन। और ये सब लोग इनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है इंसान जो कि जिसका नाम इनके वर्क में लिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में पढ़ना। ही लिव्ड इन द कॉटेज ऑफ एन टाइसन। एन टाइसन के कॉटेज में ये रह चुके हैं। कौन है? अ काइंड एंड मदरली ओल्ड डेम, ठीक है। बहुत काइंड और माँ के जैसा फिगर उनको मानते थे, ठीक है। ही यूज टू गिव रिस्पेक्ट लाइक हिज मदर। तो उनका डिस्क्रिप्शन वो अपने वर्क प्रेल्यूड में करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेल्यूड जो उनका वर्क है, जिन्हें जो कि उनके डेथ के बाद पब्लिश होता है, ठीक है, पब्लिश हुआ था। इसमें किसका जिक्र था? एन टाइसन का जिक्र किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? स्कूल जो है वो हॉक्सहेड जो जगह है इंग्लैंड में, वहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई। और कॉलेज वो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने पढ़ाई की। बहुत ही फेमस जगह है कैम्ब्रिज, जहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन अपना 1791 में पूरा कर लिया था। याद रखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1791 डेट है जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो डेट्स आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं बता दूंगा। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। ऐसे तो कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ का जो पहला वर्क है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ का जो पहला वर्क है वो 1793 में आया था, ठीक है। फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम 1793 में, जो कलेक्शन था जैसे कि इवनिंग वॉक, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या, दोनों में फ़र्क क्या है? 1793 में ये जो आया है ये एक बुक के तौर पे पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये एक मेन टेक्स्ट है इनका। लेकिन जो 1791 की 1787 के टेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक मैगजीन में सिर्फ एक सोनेट इनका छपा था, ठीक है। एक मैगजीन है, यूरोपियन मैगजीन, उसमें सिर्फ एक छोटा सा सोनेट छपा था, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते। फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत, डेब्यू उन्होंने शुरुआत करियर का 1787 में ही अपने सोनेट से कर दिया था। सोनेट क्या है? सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम, ठीक है। इन नवंबर 1791 वर्ड्सवर्थ विजिटेड रेवोल्यूशनरी फ्रांस एंड बिकेम इंचेंटेड विथ रिपब्लिकन मूवमेंट। वो फ्रांस में मूवमेंट चल रहा था, उससे बहुत प्रभावित थे। अब आप सोचिए कि 1791 का पीरियड है, तो हिस्टोरिकली ये क्या खास है इसमें? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको याद होगा, अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 तक चला था। और फ्रांस और इंग्लैंड आसपास में ही है, काफ़ी आना जाना लोगों का लगा रहता है। तो वो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हो रहा था उससे काफ़ी प्रभावित थे, और वो खुद भी फ्रांस जाते हैं, ठीक है। एंड देयर ओनली, जो एनिटे वैलन वाला जो मैंने बताया था, ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन एनिटे वैलन। और उसी के साथ 1792 में गेव बर्थ टू डॉटर कैरोलिन, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। कैरोलिन जो डॉटर है वो एनिटे वैलन से ही हुई है। तो 91 में वो फ्रांस जा चुके हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस गॉट टेंस्ड, फोर्स टू रिटर्न टू इंग्लैंड। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का जो रिलेशन है वो टेंस्ड हो चुका है, ठीक है, एक तनावपूर्ण हो चुका है। तो इसलिए उन्हें वापस आना पड़ता है अपने जगह इंग्लैंड, ठीक है। और ये रीन ऑफ टेरर क्या है? फ्रेंच ऑफ रेवोल्यूशन के समय ही रीन ऑफ टेरर हुआ था फ्रांस में, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, हत्याएं हुई थी, ठीक है। तो ये जो टाइम था बहुत क्रूशियल टाइम था, और इस टाइम बहुत टेंस सिचुएशन था। तो लोग अपने अपने लोगों में बहुत थ्रेट था, ठीक है, अपने अपने जगह पे वापस जाने लगे थे। फिर सिचुएशन कंट्रोल कब होता है? ट्रीटी ऑफ एमिन्स के वक्त। ट्रीटी ऑफ एमिन्स जो क्या है, वो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में
एक डील हो जाता है जिससे कि उनके बीच का जो तनाव है, जो वॉर है, वो ख़त्म हो जाता है और रिलेशंस इनके बेहतर हो जाते हैं। इट मार्क द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स, और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स जो हो रही थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड इट सेट द स्टेज फॉर नेपोलियनिक वॉर्स, और उसके बाद नेपोलियनिक वॉर्स हो जाता है। जब नेपोलियन आ जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, नेपोलियन आता है और वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, तब उसको नेपोलियनिक वॉर्स कहते हैं। तब इसका फ़र्क क्या पड़ा वर्ड्सवर्थ पे कि वो वापस फ्रांस आ जाते हैं जब सिचुएशंस ठीक होते हैं। सिचुएशंस कब ठीक होते हैं? ये ट्रीटी ऑफ एमिन्स, ये ट्रीटी ऑफ एमिन्स। तो आना जाना फ्रांस इंग्लैंड उनका आना जाना हम लोग देख रहे हैं लगा हुआ है। ठीक है, एक स्टोरी के तौर पे समझिए इसको, ताकि आपको याद रहे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, शादी हुई, लव रिलेशन हुआ, डॉटर हुई, फ्रांस गए। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखिए। 1793 में पहला पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स होता है। एक वॉल्यूम में कलेक्शन पूरा है, एक दो पोएम नहीं है, एक ग्रुप ऑफ पोएम्स है, जिसमें कि एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस नाम से ये पब्लिश किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो मेन तौर पर कह सकते हैं इनका जो आगाज़ था वो 1793 पर में ही होता है। ठीक है, 1795 में वो देखिए वर्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, लेकिन वर्क्स पे आज की वीडियो पे हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग उनके लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, 1795 में एस.टी. कॉलरिज से उनकी मुलाकात होती है। एस.टी. कॉलरिज वहाँ सॉमरसेट में उनकी मुलाकात होती है, इंग्लैंड में एक जगह सॉमरसेट। तो एस.टी. कॉलरिज उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके साथ मिलकर उन्होंने कई इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेक स्कूल या फिर लेक पोइट्स। लेक पोइट्स किन्हें कहते हैं? तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट जो है इंग्लैंड का, वहाँ पर रहने वाले और वहाँ से जुड़े हुए जो जो पोइट्स थे उन्हें सामूहिक तौर पर लेक पोइट्स भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके नाम शामिल हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन है इसमें से लेक पोइट या कौन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 1795 विलियम एंड हिज सिस्टर डोरथी स्पेंड फ्यू ईयर्स टुगेदर एंड लेटर ज्वाइंड बाय एस.टी. कॉलरिज। 1795 के बाद विलियम अपने सिस्टर डोरथी के साथ कुछ साल बिताते हैं, और यही वो वक्त है जब वो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं और बहुत से अच्छे अच्छे टेक्स्ट लिखते हैं। और फिर कुछ साल के जब ये लोग दोनों बिताते हैं, उसके बाद इनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं एस.टी. कॉलरिज, और ये तीनों, ये ट्रायो है, ये तीनों मिलकर कई ग्रेट वर्क्स को लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिखा था, और डोरथी का एक इन्फ्लुएंस था, एक प्रभाव था उस पर, थॉट जो होता है, सोच जो होता है, वो डोरथी का था, कह सकते हैं। जैसे कि 1798 में आई वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पब्लिश्ड बुक लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ पोएम है, इसमें ढेर सारे पोएम थे। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब पोएम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें देखने वाले हैं, इसलिए अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो लिरिकल बैलेड्स में डोरथी का भी कुछ योगदान था, उनके भी आइडियाज़ थे। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलेड 1798 में क्यों? क्योंकि अब मैंने शुरू में ही बताया था कि इससे रोमांटिक एज या फिर रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है लिरिकल बैलेड्स के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पब्लिश कब हुआ था, कौन कौन इसमें शामिल थे लिखने में? लव टू ट्रैवल, उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद था। जैसे कि आपने देखा फ्रांस जा रहे हैं, फिर इंग्लैंड वापस आ रहे हैं, फिर फ्रांस जा रहे हैं। अब वो जर्मनी जाते हैं 1798 में, किसके साथ? कॉलरिज और डोरथी के साथ। इनकी एक कंपनी बन चुकी है, एक ग्रुप बन चुका है, कॉलरिज और डोरथी जिसमें शामिल है। ठीक है, फिर वहाँ पर जर्मनी में ही वो 2 इम्पॉर्टेंट वर्क्स को लिखते हैं, जो कि उनके लाइफ का 2 मास्टरपीस माना जा सकता है। जैसे कि एक उनका है प्रेल्यूड, जो कि वहाँ जर्मनी के ही एक जगह गोस्लर में उन्होंने लिखा था, और गोस्लर में ही वही वो जगह जहाँ पे उन्होंने लूसी पोएम्स की सीरीज़ को लिखा था। लूसी पोएम्स के भी नाम से भी बहुत फेमस है, और प्रेल्यूड में उनकी लाइफ के बारे में दिया गया है। ठीक है, मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ वर्क्स के बारे में, डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग स्पेशल एक इस पर वीडियो देखने वाले हैं। फिर उनकी मुलाकात रॉबर्ट साउदी से होती है। ठीक है, लेटरमेंट रॉबर्ट साउदी। तो इससे हम लोग ये देख लेते हैं कि ये सब पोएट्स आपस में इन्वॉल्व थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, परिचित थे। ठीक है, उसके बाद उनका जो लिखने का स्टाइल था वो किस पर बेस्ड था? अक्सर वो थीम जो क्या क्या चुनते थे, जैसे कि डेथ, एंड्योरेंस, सेपरेशन, ग्रीफ। ठीक है, इन सब थीम्स को वो चुनते थे। डेथ का हो गया, एंड्योरेंस का हो गया, ग्रीफ, रोना धोना, ये सब टोन में वो लिखा जाता था। 1810 में क्या होता है? वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के वर इंस्ट्रेंज्ड, मतलब थोड़े बहुत उनमें दूरी आ जाती है। क्यों?
क्योंकि जो लेटर्स ओपियम एडिक्शन, लेटर्स मतलब इन दोनों में लेटर कौन है, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज में लेटर है कॉलरिज, मतलब यहाँ कॉलरिज की बात हो रही है, लेटर का मतलब जो सेकंड में लिखा हुआ है इसका नाम। तो कॉलरिज जो है उन्हें ओपियम एडिक्शन हो जाता है, नशा हो जाता है ओपियम का, और वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा उनके बीच में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के रिलेशंस में थोड़ी दूरी आ जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ओपियम एडिक्शन किस में था, कॉलरिज में था। और भी कई पोएट्स के नाम है, आगे जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये पहला और आखिरी पोएट नहीं है। ओपियम एडिक्शन उस टाइम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो बहुत से पोएट्स भी इससे अफेक्टेड थे, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे जब अदर पोएट्स के बारे में बातें होगी। तो 1813 ये पॉइंट देखिए, ही एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग डोरथी मूव टू राइडल माउंट वेयर ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। पढ़ा था हमने कि डेथ उनका कहाँ हुआ था, राइडल माउंट में हुआ था। उनका घर का नाम राइडल माउंट है, जो कि राइडल में जगह में स्थित है। तो 1813 में ही वो वहाँ चले जाते हैं और अपना ज़िंदगी का बाकी का हिस्सा वहीं पर बिताते हैं। और कई वर्क्स भी उन्होंने लिखे थे लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। आगे देखते हैं, कॉलरिज एंड चार्ल्स लैम्ब बोथ डाइड इन 1834। 1834 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब दोनों की मृत्यु हो जाती है, जो कि दोनों बहुत करीब थे किसके, विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो इससे उनको काफ़ी लगता है कि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है, एक क्षति हुई है। लॉस बीइंग अ डिफिकल्ट ब्लो टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ जो थोड़ा है वो हिल जाते हैं इस शॉक से। दोनों उनके करीबी जो है 1834 में उनकी डेथ हो जाती है। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी इन 1843। रॉबर्ट साउदी जो कि वहाँ के पोएट लॉरिएट थे। पोएट लॉरिएट अब क्या होता है, एक उपाधि दी जाती है जो कि मेन पोएट, जो कि महाकवि जो होता है अपने समय का, उनके एज का, वो उन्हें दी जाती है, ठीक है। तो पोएट लॉरिएट की उपाधि पहले रॉबर्ट साउदी को दी गई थी, लेकिन उनका डेथ 1843 में जब होता है तब पोएट लॉरिएट की उपाधि मिल जाती है किसे, विलियम वर्ड्सवर्थ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट लॉरिएट, या फिर पूछ देगा व्हेन ही बिकेम द पोएट लॉरिएट, ईयर पूछ देगा। तो 1843। और कब तक थे, जब तक अपने मृत्यु होने तक वो पोएट लॉरिएट बने रहे, मतलब 1850 तक, 1850 तक। और 1850 के बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 1843 में तो वर्ड्सवर्थ बन गए पोएट लॉरिएट, लेकिन उसके पहले कौन था और उसके बाद कौन था ये भी पूछता है, ठीक है। तो उनके बाद बनते हैं वर्ड्सवर्थ डेथ के बाद टेनिसन जो है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस पोएट है, वो बनते हैं पोएट लॉरिएट, ठीक है। तो ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है उनके घर राइडल माउंट में, किससे, एक बीमारी, एक डिजीज़ है प्लूरेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे उनकी डेथ हो जाती है। ये एक तरह का चेस्ट पेन होता है, ठीक है, जो कि आमतौर पर इन्फेक्शन से फैलता है, ठीक है। तो प्लूरेसी डिजीज़ का नाम कई बार पूछ दिया जाता है कि कौन से डिजीज़ का कारण से डेथ हुई थी। 23 अप्रैल 1850 को उनकी डेथ हो जाती है। और उनको कहाँ दफनाया जाता है, बरीड एट सेंट ऑसवर्ल्ड चर्च ग्रेसमेर। ये जगह है, जो कुछ नाम है इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सी बीमारी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ के ऊपर ये वीडियो हो गया। और हम लोग इसमें देखा हमने कि बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत काम में आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को मेरा ये आपका सजेशन मैं आपको दूंगा कि वीडियो को पहले पॉज कर करके अच्छे से देख लें। आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, और रिवीजन के तौर पर एक दिन के बाद इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, नोट्स बनाने के बाद एक बार सुन लें, ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन फिर से हो जाए, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा खासा मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, सेकेंड वीडियो जो होगा वो होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पॉर्टेंट वर्क्स, कब पब्लिश हुए, क्या थीम था, कैसे टाइप के पोएट थे, हाउ एज अ पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कैसे थे। तो उन सब टॉपिक से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो तब तक के लिए इसे आप अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, सबको ये सीखने का मौका दिया जाए। और वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।